सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सी ऋषभ गुप्ता। आ गया हम एक और वीडियो लेकर जिसके अंदर हम करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की डिटेल्ड में रिवीजन। यानी सर प्रेजेंटेशन में टेबलर भी आता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी आता है और ग्राफिक प्रेजेंटेशन। ये डायग्रामेटिक और ग्राफिक का कंबाइन जो जिस्ट हमने पढ़ना है वो ये बता दिया मैंने एक छोटी सी फिगर में। हमने क्या क्या करना है, एक टेबल सीखना है, डायग्रामेटिक में हमने जियोमेट्रिक डायग्राम सीखने हैं, यानी बार ग्राफ्स कितने टाइप के होते हैं वो सब सीखेंगे। पाई डायग्राम एक ही होती है बट क्या होती है, कैसे बनती है वो सीखेंगे। कैलकुलेशंस, फ्रीक्वेंसी डायग्राम सीखेंगे जिसमें हिस्टोग्राम होगा, पॉलीगन होगा, ओजाइव होगा। लगभग सेम ही होता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम सीरीज ग्राफ, जिसमें टाइम से रिलेटेड ग्राफ बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कुछ नहीं, इसमें ये सब आता है। ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो तो वो ग्राफिक में आ जाता है। सेम है, ये कंटेंट डिवाइड किया गया 3 टॉपिक्स में। एक्चुअली में है एक ही प्रेजेंटेशन ही है, बस उसको 3 नाम दे दिए कि भाई एक में टेबल्स, एक में डायग्राम, एक में ग्राफिकल। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 के साथ, जो तुम्हारी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 है। मैंने भी बुक के नंबर्स लिख दिया एज इट इज़, ताकि पढ़ने में ना रिकनसाइल करने में बड़ा आसानी हो। नहीं तो क्या होगा, मैं अपने नंबर्स दूंगा, तुम वहाँ के नंबर लोगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे यार हो क्या रहा है। तो चलते हैं, सबसे पहले सर टेबल्स होता क्या है। कहता है अगर आप डाटा को प्रेजेंट करो रोज एंड कॉलम्स के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म में आप डाटा प्रेजेंट करें। यानी टेबुलर, जब आप टेबुलेशन करते हो डाटा की, तो आप क्या कहते हो, इट इज सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। आप रोज एंड कॉलम्स में डाटा प्रोवाइड करो, वो टेबल है, होता ना। रोज एंड कॉलम्स, सर कॉलम्स कौन सा होता है, ये जो ऊपर से दिखता है ऐसे कॉलम्स। और अगर जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको बोलते हैं रोज। यानी सर कॉलम्स आर वर्टिकल एंड रोज आर हॉरिजॉन्टल। ओके सर, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन। टेबुलेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत सिंपल है। अरे डाटा को सिंप्लीफाई करना। कम्प्लेक्स डाटा को टेबल्स के अंदर हम सिंप्लीफाई करते हैं। सर स्पेस इकोनॉमिक होता है, सर टेबल छोटा सा होता है, डाटा ऐसे थ्योरी फॉर्म में पैराग्राफ में लिखा होता है। सर कंपैरिजन करने में अच्छा लगता है टेबल्स को देख के। सर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अच्छे से हो जाता है टेबल से। सर रेफरेंसेस बड़े अच्छे से मिल जाती है। अगर आप देखोगे टेबल के अंदर अगर एक दूसरे का रेफरेंस देना तो बहुत ईजिली हो जाता है, क्योंकि आपके पास सेल नंबर होता है, ये सेल नंबर 5, C5, ये D5, रेफरेंस लेना बहुत आसान हो जाता है। यानी कि सर टेबल्स अच्छा है, कम्प्लेक्स डाटा को आसान करता है। तो सर डायग्राम क्यों बनाई, जब टेबल से काम हो रहा था तो डायग्राम क्यों बनाई। अरे टेबल्स एक विजुअलाइज डाटा तो देता है बट वो बड़ा रॉ डाटा लगता है, कलरफुल डाटा नहीं है। बट वही चीज अगर आप कलरफुल, कैसे सर कलरफुल, ऐसे प्रेजेंट करो, ऐसे प्रेजेंट करो कलरफुल तरीके से, तो भाई वही डाटा बहुत अमेजिंग लगने लगता है। तो ऐसा कह सकते हैं फीका फीका डाटा टेबलर, डायग्रामेटिक फॉर्म में सर उसमें कलर्स भर दिए हमने, ठीक है, उसको और एनहांस कर दिया डायग्रामेटिक फॉर्म में, ठीक है, शाइनिंग में ऐसे चमक रहा है डाटा हमें, वो हो गया डायग्राम। एट दी हम डाटा से कुछ नहीं कर रहे, डायग्राम से प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें सीधा मिल जाए, ठीक है, हमें कुछ देखना ना पड़े, मतलब देखना तो पड़े बट नॉट काइंड ऑफ हमें उसमें मेहनत मारनी पड़े, सीधा हमें पता चल जाए, समराइज फॉर्म में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सर रिक्विजिट्स क्या गुड टेबल की, मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स है गुड टेबल की। सर उसका एक अच्छा टाइटल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट टाइटल। सर उसका साइज मैनेजेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो 5 पेजों में टेबल चल रहा है। छोटा साइज हो, नॉर्मल हो, रोज एंड कॉलम्स फिट आ जाए, वही बड़ा। सर अट्रैक्टिव होना चाहिए, सिंपली जितना सिंपल होगा उतना अच्छा, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। डाटा इजीली कंपेरेबल होना चाहिए, पर्पस के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका जो टेबल है। ऐसा ना हो पर्पस को डिफाई करता हो टेबल, अजीब सा फॉर्म में रखा है, अरे पर्पस के हिसाब से रखो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, टेबल के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े, टेबल खुद में ही समझा दे आपको, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। जैसे आपका आता है ना सिलेबस, तो डेट शीट होती है, तो टेबलर फॉर्म में आती है, तो वो खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है ना, कि उस पर कॉलम्स इस तरह से डिजाइन होते हैं तो हर क्लास के बच्चे को पता चलता है भाई कि हमारा पेपर एग्जाम किसका है एक्चुअली में, ठीक है। कॉलम्स एंड रोज नंबर्ड होते हैं जिससे आप रेफरेंस दे सकते हो। यूनिट्स जो होते हैं हर एक टेबल के अंदर, जैसे मान लो एक कॉलम है जिसमें रुपीज़ में लिखा है, तो ऊपर लिखा होना चाहिए कि इट इज़ इन रुपीज़। अगर कोई डॉलर में तो लिखा होना चाहिए इट इज़ इन डॉलर्स। पॉइंट्स में है तो आप बता दो कितने पॉइंट्स में, मतलब कितना राउंड ऑफ करें। सर सुटेबली अप्रॉक्सीमेटेड, अगर कहीं पे अप्रॉक्सीमेशन की ज़रूरत है तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन की है, ठीक है। अच्छा सर एग्जाम्पल के टेबल की मैंने ना एक एग्जाम्पल लिया टेबलर डाटा की, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले सर ये टाइटल है, पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड, पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू लोकेशन, सॉरी, पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड लोकेशन, ओके ओके, लोकेशन और पॉपुलेशन जम्मू की क्या है। सर टाइटल हो गया ये हमारा 2011 की, कि हमने कितनी पॉपुलेशन है जम्मू की, और लोकेशन वाइज की रूरल है अर्बन है क्या पॉपुलेशन है।
सर टेबल के ऊपर एक नंबर होना चाहिए कि सर टेबल कौन सा है। जैसे आपने कभी बुक्स वगैरह देखी हो तो वहाँ पे ना फिगर नंबर दिया होता है कि ये फिगर नंबर क्या है, जैसे 1.2, 2.8, 3.6। तो आपको क्या, जब भी पैराग्राफ लिखा होगा वहाँ पे उस फिगर का नंबर डाला होता है ताकि रेफर लग जाए कि भाई ये उस चैप्टर का वो वाला फिगर है। तो ऐसे टेबल का नंबर होना चाहिए जिससे इजीली पता चलता है। और सर टेबल का एक हेड नोट होना चाहिए जो एक्सप्लेन करे कि सर उसमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नोट्स तो नहीं है, जैसे कि ज़्यादातर यूनिट्स कि ये डाटा जो है किस फॉर्म में दिया, जैसे ये डाटा थाउजेंड्स में है तो वो लिख दिया। अच्छा सर, उसके बाद क्या आता है सर, कॉलम का हेडिंग कि आपने कॉलम में क्या लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखना है लोकेशन, रूरल और अर्बन, तो इसको मैं बोलूँगा कॉलम हेड। कॉलम का हेडिंग कॉलम हेड। और सर उसके अंदर भी कुछ कॉलम होंगे तो उनका हेडिंग जो होगा वो भी कॉलम हेड होगा। तो सर उसके आगे टोटल आ जाएगा कॉलम और एक आ जाएगा दूसरा, राइट। अब एक होता है सर रोज का हेड कि रो के क्या नाम होंगे, सर उसको बोलते हैं रो हेडिंग, या दूसरे फॉर्म में सर स्टब, क्या बोलते हैं, स्टब। कॉलम का भी एक ऐसे ही नाम है कैप्शन। क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि सर कॉलम हेडिंग का दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज कैप्शन। और रो हेडिंग को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, स्टब। और सर रोज के जो नाम होते हैं उनको बोलते हैं रो एंट्रीज। यानी कि मान लो मैंने लिखा जेंडर, जेंडर हो गया हेड ऑफ रोज, किसके नीचे मैंने जेंडर लिखना है तो उसको बोलेंगे स्टब। और जो एंट्री लिखूंगा उसको बोलूंगा रो एंट्री या फिर स्टब की एंट्री, स्टब एंट्री, राइट। और एंड में कॉलम का टोटल आ जाएगा और रो का टोटल आ जाएगा, वो तो चलता है। और अच्छा सर ये बॉडी के अंदर जो डाटा लिखोगे उसको बोलेंगे बॉडी, उसको बोलेंगे बॉडी। और एक फिगर जो किसी के अंदर लिखी जा रही है उसको बोलते हैं सेल, यानी दिस इज वन सेल जिसके अंदर एक फिगर है, राइट। सर ये इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से है, उसको बोलेंगे सोर्स नोट, जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लाई है। सर फुट नोट्स होते हैं एक एंड में, फुट नोट्स, फुट नोट्स इसमें क्या करते हैं सर, फुट नोट्स में हम वो चीज़ लिखते हैं जो ऊपर नहीं बताई गई है, शायद उससे जो मतलब व्यूअर है उसको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए, तो वो नोट्स हम यहाँ लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फुट नोट्स में लिखा है जो फिगर है वो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया है, राइट। सर टेबल नंबर मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कुछ फीचर्स है, जैसे टेबल नंबर, हर एक टेबल का अलग नंबर होगा, यूनिकनेस है भाई। टाइटल, सर एप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए, उसके अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए। सर पहली चीज़ प्रॉब्लम बताए वो कि भाई टेबल के अंदर क्या कंटेंट है, किस चीज़ से है वो बताना चाहिए। सर किस टाइम पीरियड से रिलेट कर रहा है वो डाटा, और सर वो स्टडी किस जगह की कर रहा है। ये सारी 3 चीज़ें होनी चाहिए टाइटल में। क्वेश्चन आ सकता है बट गुड टाइटल होल्ड्स, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए एक टाइटल के, क्वेश्चन आ सकता है आपको इस पर। ओके सर, कैप्शन और कॉलम हेडिंग मैंने आपको बता ही दिया कि कैप्शन और कॉलम हेडिंग है कॉलम का हेड, राइट। कि जो यहाँ पे मेल लिखा है, जेंडर लिखा या इलिटरेट इलिटरेट लिखा, दीज आर कैप्शंस। ओके, अब यहाँ पे ये सब कॉलम है, सब हेड्स दिए ना, बट है तो कॉलम हेडिंग है, कैप्शन ही बोलेंगे उसको। स्टब्स क्या हो गया, रो की हेडिंग, रो की हेडिंग। जैसे कैप्शन कॉलम की हेडिंग होती है, रो की हेडिंग को बोलते हैं स्टब्स या फिर रो हेडिंग। अच्छा सर, बॉडी ऑफ टेबल जिसके अंदर हर एक आइटम को बोलते हैं हम सेल, जहाँ पे कंटेंट लिखा जाता है। सर हेड नोट्स के अंदर हम कोई टाइटल में जो इन्फॉर्मेशन रह जाती है वो हम हेड नोट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला यूनिट्स बता देते हैं हम ज़्यादातर, तो वो हेल्प करता है हमारे डाटा को कि भाई नीचे डाटा किस चीज़ में है, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, लैक्स में, राइट। और इसको प्रीफेटरी नोट्स भी कहते हैं। डन। सर सोर्स नोट कहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा के लाइए आपने, फुट नोट्स हमारा वो हो गया कि अगर कोई चीज़ ऊपर रह गई है उसको क्लैरिफाई करने के लिए हम नीचे एक्स्ट्रा नोट देते हैं जिसको हम फुट नोट बोलते हैं, करेक्ट। सर टेबल कितने टाइप के होते हैं, सर अकॉर्डिंग देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेबल, ठीक है, उसकी सब क्लासिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू पर्पस, सर पर्पस मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। देयर कैन बी जनरल पर्पस, इट कैन बी स्पेसिफिक पर्पस। सर जनरल पर्पस, सर जिसका पर्पस क्या होगा, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, जनरल यूज के लिए, इट इज कॉल्ड रेफरेंस टेबल या फिर रिपोजिटरी टेबल। ये इसके डिफरेंट क्या कहते हैं, विभिन्न विभिन्न नाम है इनके, ठीक है, याद कर लेना। स्पेसिफिक पर्पस सर जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए होगा, इसको समरी टेबल भी बोलते हैं, टेक्स्ट टेबल भी कहते हैं, एनालिटिकल टेबल भी कहते हैं। एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चेक कर लेना। सर दूसरा क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू नेचर। सर ओरिजिनल डाटा है या डिराइव डाटा, देखो यहाँ आर्टिफिशियल नहीं डालना, चाइना की बात नहीं कर रहे हम यहाँ, हम कह रहे हैं एक डाटा जो ओरिजिनल है या डेराइव डाटा, वो डाटा हुआ जो ओरिजिनल में से कुछ कैलकुलेशन करके निकाला, जैसे मीन निकालते थे ना हम ओरिजिनल डाटा में से, या परसेंटेज कैलकुलेशन कर रहे हैं ओरिजिनल डाटा से, तो दैट डाटा जो हमें परसेंटेज में मिला या जो मीन निकाला, दैट इज डेराइव डाटा, आपने खुद कैलकुलेट करा। बंदा कह रहे सर ओरिजिनल एंड आर्टिफिशियल, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट। ओरिजिनल टेबल, इट इज द टेबल विच कंटेन डाटा इनिशियली कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स, जो आपने कलेक्ट किया डाटा, दैट इज प्राइमरी टेबल। जैसे कि प्राइमरी डाटा आप कलेक्ट करते हो ओरिजिनल सोर्स से, तो हम इसको कहेंगे प्राइमरी टेबल। ओके सर, डिराइव टेबल क्या हो गया, सर जब आप डाटा किसी ओरिजिनल डाटा से आप डिराइव करते हो, रिजल्ट्स आर ड्राइव फ्रॉम ओरिजिनल डाटा, जैसे कि परसेंटेज, मीन्स,
एवरेजेस बोला था मैंने, वो मीन आ गया। रेशियो कोई डिराइव कर रहे हो तो हम उस जो हमने डाटा एक्सप्रेस करा निकाला है कहाँ से सर, ओरिजिनल डाटा से, उस डाटा को हम बोलते हैं डिराइव टेबल या फिर डिराइव डाटा। डन सर। सर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, सर कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग तीन तरह की क्लासिफिकेशन होता है सिंपल टेबल, एक होता है कम्प्लेक्स टेबल, और कम्प्लेक्स टेबल के अलग अलग पार्ट है, और एक मैनीफोल्ड भी था ना, कहाँ गया, अच्छा वो इसी का पार्ट है। तो दो हैं, एक है सिंपल एक है कम्प्लेक्स। तो सिंपल आ गया सर जिसके अंदर एक वे टेबल है, यानी कि उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर टेबल है, या कह लो एक करेक्टरिस्टिक्स है, यानी टेबल के अंदर क्लासिफिकेशन आप एक करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लास इन ट्यूशन। सर करेक्टरिस्टिक्स का क्लास, तो सर क्लास के बेसिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड कर दिया, दैट इज वन करेक्टरिस्टिक्स। सर कम्प्लेक्स टेबल में क्या होगा, आप दो से ज्यादा या दो से ज्यादा करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड करोगे, यानी कि सर एक होगा टू वे टेबल, एक हो गया थ्री वे टेबल, एक हो गया मैनीफोल्ड। सर टू वे टेबल मतलब दो करेक्टरिस्टिक्स, सर थ्री वे थ्री करेक्टरिस्टिक्स, सर उससे ज़्यादा थ्री से मोर वो हो गया मैनीफोल्ड, बस सिंपल। सर एग्जाम्पल सर टू वे की, अगर मैंने एक क्लास को डिवाइड करा कि सर स्टूडेंट कितने मेल एंड फीमेल है, यानी कि मैंने पहले तो एक करेक्टर डाला क्लास का, दूसरा मैंने डाला कितने मेल है और कितने फीमेल है, तो दो करेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब मान लो मैंने इसी डाटा को चेंज करा क्लासेस के अंदर, मेल फीमेल में डाला कितने डे स्कूल वाले हैं कितने हॉस्टल वाले हैं, तो ये क्या हो गया सर तीन करेक्टरिस्टिक्स, एक डे स्कूल और अपना हॉस्टल वाला, एक मेल आ गया और एक अपना क्लासेस वाला आ गया, राइट। तो ये आ गया थ्री। अब फोर वे टेबल पॉसिबल नहीं था इसलिए मैंने बनाया नहीं है, फोर वे टेबल हो गया। इससे ऊपर चले जाओ, एक और क्लासिफिकेशन, ठीक है सर। आप पेपर में सर क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो चलो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया कि पेपर में आ जाए टू वे टेबल क्या होता है। सर जो भी टेबल बनता है जिसमें दो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दो एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे बनता है, तो टू वे टेबल है। सर अगर क्वेश्चन आ जाए कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का ना एक रूल बना लो, अगर क्वेश्चन तुम्हें कहता है ना कभी भी प्रेजेंट द फैक्ट्स इन टेबल, ठीक है, ऐसा बोलेगा प्रेजेंट द फैक्ट्स इन टेबल, रूल बना लो। सबसे पहले आप एक बनाओगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट से ही तुम्हें समझ आएगा टेबल कैसे बनेगा। तो पहला बनाओगे वर्किंग नोट। अब कैसे बनाना है देखो, क्लास 11 देयर आर 120 स्टूडेंट्स, मैंने लिखा टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 120, कहता आउट ऑफ विच बॉयज कितने हैं 70, यानी कि सर 70 बॉयज है, तो मैं कह दूं 70 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी होगी सर 120 में से 70 माइनस कर दो, यानी कितना आएगा 50 गर्ल्स, राइट, पॉसिबल, इजी। कहता है आउट ऑफ दैट 70 बॉयज, 70 बॉयज में से 30 जो है वो साइंस स्ट्रीम के हैं, 25 जो है वो आर्ट स्ट्रीम के हैं। सर 70 में से 30 साइंस के हैं, आर्ट्स के कितने 25, अब पीछे तो बची ना सर एक कॉमर्स स्ट्रीम, अब उसके कितने आएंगे सर 15, ठीक है। आप कह सकते हो सर कोई और स्ट्रीम भी हो सकती है, तो मैं कहता हूँ दो लिख दो, तीसरे वाले को छोड़ दो, एक बार छोड़ दो, आगे चलते हैं। आगे कहता है देर आर 10 गर्ल्स इन साइंस स्ट्रीम एंड 35 इन कॉमर्स, इसने तीसरी स्ट्रीम का नाम दे दिया इधर कॉमर्स, तो हमें पता चल गया कॉमर्स स्ट्रीम है। चलो फिर भी देख लेते हैं। सर 10 गलती साइंस में, 35 गलती कॉमर्स में। सर साइंस में 10 कॉमर्स में 35, अब मुझे पता नहीं यहाँ पे आर्ट्स आया तो मैंने यहाँ पे आर्ट्स डाल दिया, बचे हुए मैंने आर्ट्स में डाल दिया, यानी 50 में से 10 साइंस में गई, 35 कॉमर्स में गई, तो टोटल कितना हो गया 45। सर 50 में से 45 तो हो गया, 5 कहाँ गए आर्ट्स में गए, ये क्वेश्चन ने नहीं बताया था। और सर सिमिलरली बॉयज़ में अगर 55 यहाँ चले गए हैं साइंस और आर्ट्स में, तो पीछे बचे 15 वो कहाँ जाएंगे कॉमर्स में। सर एक टेबल बन गया, डाटा बन गया कि 120 बच्चे में 70 बॉयज़ हैं 50 गर्ल्स हैं, कितने साइंस में कितने आर्ट्स में कितने कॉमर्स में, कितने साइंस में कितने आर्ट्स में कितने कॉमर्स में, ठीक है, ये पता चल गया। अब इसको डाटा में प्रेजेंट करो। मैं कहता हूँ जो सबसे ज़्यादा डाटा ना, ट्राई करो उसको लो हमेशा रोज में, जैसे ये 3 है ना और बॉयज़ एंड गर्ल्स 2 है, तो इसको रोज में ले लो, साइंस को स्ट्रीम को, तो सर स्ट्रीम को मैंने रोज में ले लिया, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स ज़्यादा है ना इसलिए यहाँ ले लिया, आपका मन करता आप ऊपर भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, फिर मैंने क्या किया सर बॉयज़ एंड गर्ल्स को मैंने यहाँ ले लिया, बॉयज़ एंड गर्ल्स के ऊपर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए। सर बॉयज़ एंड गर्ल्स में साइंस में कितने हैं, सर बॉयज़ में है 30 गर्ल्स में 10, सर कॉमर्स में 15 गर्ल्स में 35, आर्ट्स में कितने बॉयज़ है 25 और गर्ल्स कितने हैं 5। सर बॉयज़ का टोटल आ गया 70, गर्ल्स का टोटल आ गया 50। अगर इंडिविजुअली साइंस का टोटल करूँ सर 40 साइंस में, कॉमर्स में 50 बच्चे हैं और आर्ट्स में 30, टोटल बच्चे कितने से सर 120, 70 बॉयज़ थे 50 गर्ल्स थी। और सर इंडिविजुअली अगर आप टोटल करोगे 90 + 30 120 होता है, यानी कि हर स्ट्रीम का बच्चा भी मैच कर रहा है। अब इस चीज़ में होता क्या है, जनरली ना बच्चे डायरेक्टली करने लग जाते हैं, जब वो डायरेक्टली करते हैं ना देर इज़ अ स्कोप कि आपसे नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा या पिक्चर नहीं आएगी माइंड में। बट अगर मैं तुमको बोलूँ ये बनाने से पिक्चर कितनी जल्दी क्लियर हो जाएगी, वो तुमको समझ आएगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। चलो एक प्रैक्टिस और करवाता हूँ मैं। कहता है देर आर 1440 एम्प्लॉयज़ इन अ सर्टेन कंपनी, एक कंपनी में 1440 एम्प्लॉयज़ थे। ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़
1 in 3 इज वुमेन। कह रहा है 1440 एम्प्लॉयज थे, कहता है सारे एम्प्लॉयज में से ऑफ ऑल एम्प्लॉयज 1 in 3 यानी हर 3 बंदों में एक जो है वो वुमेन है। 3 बंदे मतलब 3 इंसानों में। लाइट बंद होगी, लाइट बंद होगी, ठीक है। कह रहा है हर 3 इंसानों में जो एक पर्सन है वो है वुमेन। ओके सर, आगे 1 in 12 इज मैरिड वुमेन, यानी कि सर पहले तो ऑफ ऑल एम्प्लॉयज पहले ये निकालो कितनी वुमेन है। 1440 डिवाइडेड बाय 3 सर, 3 वन ज़ा 3 4 ज़ा 12 होता है सर, 24 6 नहीं 6 ज़ा नहीं 8 ज़ा 24 और आगे 40 था तो सर 40 ये ऐसे नहीं कटेगा यार, काटना पड़ेगा खुद सर। 1440 सर कितना थे, 3 से डिवाइड करना था सर, 3 4 ज़ा 12 24 यानी 8 ज़ा सर 0 480 था सर। 480 लड़कियां, अगर 480 वुमेन है तो बॉयज़ कितने हो गए, मैन कितने हो गए सर 960। 1440 माइनस 480 960 हो गए मैन, राइट। सर आगे कहता है एंड 1 in 12 इज अ मैरिड वुमेन, यानी कि हर 12 जो है ना 12 में से एक जो है वो मैरिड वुमेन है। ध्यान से समझना, किस में से, ऑफ ऑल एम्प्लॉयज यानी सारे एम्प्लॉयज में से हर 12 जो है वो एक मैरिड वुमेन है। तो मैं कह सकता हूँ 1440 डिवाइडेड बाय 12, हर एक एम्प्लॉय बोला ना तो 1440 एम्प्लॉय थे, उसमें हर एक 12 जो है वो क्या है, एक मैरिड वुमेन है। तो सर मैं वुमेन में मैरिड वाले में ये लिख सकता हूँ कि 120 जो है वो मैरिड वुमेन है। ठीक है सर, मैरिड वुमेन आ गई। तो सर अनमैरिड कितनी होगी सर 360। इजी, यहाँ वाली पॉइंट आ गया। चलो जी मैन की बात करते हैं। कहते हैं 1 of 6 मैन इज मैरिड मैन, यहाँ पे 1 of 6 एम्प्लॉय नहीं लिखा, कह रहा है हर 6वां आदमी, आदमी में से हर 6ठा आदमी मैरिड है। ठीक है, इस वाले ऊपर वाली लाइन में फर्क क्या है, यहाँ पे लिखा था ऑफ ऑल एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय में से हर 12वां जो है वो एक मैरिड वुमेन है। ये पॉइंट समझे, हमें 1440 को डिवाइड करना था 12 से, क्योंकि सारे एम्प्लॉय बोला, यहां पे बोला हर 6वां मैन मैरिड मैन है, यानी मैन में ही हर 6ठा आदमी जो है वो मैरिड है। यानी सर 9660 में से अगर मैं कहूं 6ठा आदमी जो हुआ 1/6 वो हो गया 160 मैरिड है। सर बचो ये 800 क्या हो गए अनमैरिड। अब सर ज्यादा क्या है सर, दोनों ही दो दो है, दोनों ही दो दो है, मैरिड और अनमैरिड किसी को भी ले लो। अब मैंने यहाँ पे मैरिड नीचे ले लिया, मैन और वुमन ऊपर ले लिया। मैरिड मैन कितने हैं सर 160, मैरिड वुमेन कितनी है सर 120, अनमैरिड मैन कितने हैं 800, अनमैरिड वुमेन कितनी है 360। क्या रेशियो है भाई, कुंवारी मरेंगे बेचारे। 960 टोटल हो गया मैन का, वुमेन हो गया 480। तो यहाँ पे टोटल आ गया कि भाई इतने मेरे पास इंप्लॉय है। बिल्कुल जी, डन। सर एक क्वेश्चन और करा दूं, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं ठीक है, या इतने काफ़ी टाइम देखिए जरा, 18 मिनट हो गए यार, एक क्वेश्चन और करवाऊं, चलो करवा देते हैं। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ 5000 पीपल हु अप्लाइड फॉर डीडीए फ्लैट्स, फ्लैट्स के लिए अप्लाई करा 5000 लोगों ने, कह रहा है 2950 वर मेल। सर 5000 में से 2950 मेल थे, बचे हुए सर फीमेल्स होगी, कितनी होगी 2050। ओके सर, आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट जो कि थे 5000, कहता है 3500 वर इन सर्विस क्लास एंड अदर्स। अच्छा सर्विस क्लास एंड अदर्स एक ग्रुप है, उसमें 3500 थे, और बिजनेस क्लास में कितने हुए सर 1500। लॉजिकल, 5000 में से 3500 सर्विस क्लास एंड अदर्स में थे, नाम है उस क्लास का, और बाकी जो थे वो बिजनेस क्लास में थे। ओके, कहता है द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हु बिलोंग टू बिजनेस क्लास वर 725, यानी सर इस 1500 में से 725 कितने थे, 725 मेल थे। सर बची हुई क्या होगी सर फीमेल्स, यानी मैं कह सकता हूं मेल में बिजनेस क्लास में थे 725, फीमेल्स में बिजनेस क्लास में थे वही जो 1500 माइनस 725 775। तो सर बचे हुए क्या हो गए सर सर्विस क्लास, 2950 में 725 माइनस करो तो 2225 जो हो गया सर्विस क्लास होगी, और वुमेन में सर्विस क्लास क्या होगा 2050 माइनस 775 1275। तो बस सर ये आपका बन गया। अब ये भी दो है बिजनेस क्लास, ये और ये भी दो हैं, तो किसी को भी ले लो, मैंने बिजनेस क्लास सर्विस क्लास को नीचे ले लिया, मेल एंड फीमेल को ऊपर ले लिया। तो सर बिजनेस क्लास मेल कितने थे 725, फीमेल कितनी थी 775, सर्विस क्लास मेल कितने थे और फीमेल कितने थे आ गया, और टोटल यहाँ पे आ गए। अगर आप टोटल एंड में करोगे तो इसका टोटल 5000 आएगा। डन सर, इतने काफ़ी है। इसके बाद आई डोंट थिंक कोई और, ये क्या हो गया, ये क्यों अटक गया, अच्छा और कुछ है जो मेरे को कराना है, नहीं क्वेश्चंस है, बाकी प्रैक्टिस करने की देर है, हम रिवीजन कर रहे हैं नॉट प्रैक्टिस, ठीक है एक्चुअली में, तो रिवीजन में ठीक है इतना ही चलता है। डायग्रामेटिक,
ठीक है। कहता है डायग्राम्स वो होती है जो ड्राई डाटा को इंटरेस्टिंग बनाती है, कलरफुल, अट्रैक्टिव, ठीक है, अपीलिंग बनाते हैं। एडवांटेजेस यार क्या पढ़ोगे एडवांटेजेस, वही है, अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव है, इजी टू रिमेंबर है, सिंप्लीफाइज डाटा, सेव टाइम, कंपैरिजन करने में हेल्प करती है, मीनिंगफुल डाटा प्रेजेंट करती है और यूनिवर्सली एप्लीकेबल है भाई, सबको यही समझ आता है, डायग्राम फॉर्म में बता दो बंदा खुश। कहता है टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, या मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है भाई क्या क्या होता है, यही तो पढ़ने हैं। सर टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, पहले होता क्या बार डायग्राम, कहता है दीज आर वन डायमेंशनल डायग्राम, यानी क्वेश्चन में पूछ ले वन डायमेंशनल डायग्राम क्या होता है भाई, बार डायग्राम। वन डायमेंशनल का मतलब सर इसमें जैसे लेंथ और विड्थ होती है, ठीक है, इसके अंदर हाइट नहीं होती, 3D नहीं है, वन डायमेंशनल है, टू ऐसे कहते हैं, ठीक है। बिकॉज इट ओनली बिकॉज द ओनली हाइट एंड लेंथ ऑफ द बार, वही मतलब हाइट एंड लेंथ, मतलब वही मैं जिसको विथ कह रहा था वही इसको हाइट लिखा है मैंने, हाइट एंड लेंथ ऑफ द बार जो है वो सिग्निफाई करता है समथिंग, विथ जो है वो सिग्निफाई कुछ नहीं कर रहा। यानी सर जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, ये हाइट है, इससे आपको समझ आएगा कि सर इसकी वैल्यू क्या है, और ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस है, इससे कोई वैल्यू नहीं निकल रही है, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये होता है वन डायमेंशनल, ठीक है। मतलब ऐसे समझो फिगर टू डायमेंशनल है, बट इस लेंथ का, ये जो इसकी लेंथ है ना ऐसी डायगनली ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली जो लेंथ है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसका है, जो इसकी हाइट है ना उसका वैल्यू, ठीक है, ये लिखा है इधर। ओके सर क्या क्या होता है सर, एक तो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, और सर ये इक्वी डिस्टेंट पे होता है, यानी दो बार डायग्राम्स के अंदर सेम गैप होता है, और जो विड्थ होती है वो मैटर नहीं करती, वो चेंज नहीं होती, ठीक है, उसमें कोई मतलब इंफॉर्मेशन नहीं होता। अब डायग्राम्स कैसी होती है, एक होती है सिंपल, मल्टीपल, सब डिवाइडेड, परसेंटेज, डिविएशन, बार, ब्रोकन स्केल। सर सिंपल वाली क्या होती है, देखो ये होती है सिंपल बार डायग्राम। क्या सर, आपने कोई भी डाटा प्रेजेंट कर दिया, उसके बीच में इक्वल डिस्टेंस रखना है, और जो बार डायग्राम है उन सब का साइज जो है वो सेम है, ये होता है सिंपल। बचपन में सीखा है सर। सेम हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो, अगर आप डाटा सारा वाई एक्सिस पे डाल दो और एक्स एक्सिस पे फिगर डाल दो जो वाई एक्सिस पे डाली थी, तो वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं है। अब बात करते हैं मल्टीपल की। सर मल्टीपल में क्या है, दो बार डायग्राम जुड़े हुए होंगे, जैसे कि मान लो इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के मार्क्स है लोग, ठीक है, जो भी मार्क्स थे मैंने ये रैंडमली मार्क्स लिए। तो मान लो एक स्टूडेंट है, उसके इकोनॉमिक्स के मार्क्स मैंने इस कलर से दिखाए हैं, ब्राउन कलर से, लगभग ऑरेंज ब्राउन कलर से, और ये ग्रीन कलर से मैंने अकाउंटेंसी के मार्क्स बताए हैं। तो ये हर एक बच्चे के मुझे पता चल रहा है अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में कैसा स्कोर है। जैसे हर्षित का यहाँ पे दिख रहा है कि वो दोनों में सेम लेवल पर, सेम स्कोर्स पर है, ठीक है। जयंत का अकाउंट्स बड़ा अच्छा है, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कम है, तो इससे मुझे एक डाटा मिल रहा है, इसको बोलते हैं मल्टीपल, जिसमें दो बार डायग्राम या तीन बार डायग्राम जो है वो साथ में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा ही है, यूज्ड व्हेन द कंपैरिजन इज टू बी मेड बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, एक ही बंदे के तीन वेरिएबल, तीन सब्जेक्ट होते तो मैं तीन डायग्राम जोड़ देता इकट्ठे। सब डिवाइडेड, अब सब डिवाइडेड क्या होता है, ये देखो, जब मैंने कोई भी मेरे को इन्फॉर्मेशन देगा ना, मैं उसको क्यूमुलेटिवली ऐड कर दूंगा। जैसे मान लो मेरे को ये पता था फैमिली ए में जो 10,000 का खर्चा है वो किस पे हो रहा है, मान लो फूड पे हो रहा है, तो मैंने 10,000 का खर्चा डाला। उसके बाद रेंट पे मान लो उनका 4,000 का खर्चा होता था, तो इन्होंने 4,000 इसमें प्लस कर दिया, यानी अब वो 14,000 का खर्चा हो गया। इससे मुझे ये पता चल रहा है इनका टोटल खर्चा कितना हुआ सर, 25,000 का। उसमें से 10,000 इनका फूड पर है जो यहाँ पे लिखा है। सर रेंट पे खर्चा कितना है, वो बचा हुआ 5,000 का खर्चा है रेंट पे। सर वही 5,000 का खर्चा है इनका क्लोथिंग पे। सर सेविंग कितनी कर रहे हैं, सर वो भी 5,000 कर रहे हैं, राइट। अगर आप टोटल करोगे आपको पता चल जाएगा 25,000 का खर्चा कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली इनका भी ऐसे ही खर्चा है, 15,000 का खर्चा है फूड का। सर 10,000 का खर्चा है इनका रेंट का, ये मुझे पता चल रहा है इन गैप से, ठीक है। और ये है इनका खर्चा, ये नहीं मुझे पता चल रहा, चलो देख लेंगे जो भी है। बट हो क्या रहा है, हम क्यूमुलेटिवली उसको ऐड करते जा रहे हैं, फूड का खर्चा ऐड किया, रेंट का खर्चा ऐड किया, वही डब्बे उतने उतने ऊपर आते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मान लो फैमिली ए है, फूड का खर्चा उनका 25,000 है, क्लोथिंग का खर्चा मैं इसमें ही प्लस कर दूंगा, यानी मैं पहली लाइन डालूंगा 25,000 पे, अगली लाइन डालूंगा 25,000 प्लस 8,000 जो कि कितना हो जाएगा 33,000, यानी दूसरी लाइन में 33,000 पे डालूंगा। सर अगली लाइन में 37,000 पे डालूंगा, 5,000 प्लस कर दूंगा, अगली में 39,000 पे डालूंगा, यानी डब्बे के साथ ही अगला वाला वैल्यू जोड़ते जाना है, हमने उसको कम नहीं करना। इसी को बोलते हैं हम सब डिवाइडेड। एक होता है परसेंटेज बार डायग्राम, उसमें क्या करते हैं, इसी वैल्यू का परसेंटेज निकालते हैं, इसी वैल्यू का परसेंटेज निकालते हैं। अब जैसे 25,000 फूड पे था, 8,000 क्लोथिंग पे, रेंट पे 5, सेविंग 2,000, टोटल खर्चा था 40। अब मैं कहूंगा 25,000 40,000 का कितना परसेंटेज है, 25,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100, सर 62.50। 8,000 40,000 का कितना परसेंटेज है सर, 20%, 8 डिवाइडेड बाई 40 इंटू
100 सर 5000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100 इज 12.50 सर 2000 कितना है सर 5%। टोटल परसेंट तो हमेशा 100% ही रहेगा ना, क्योंकि आपने 40,000 से कंपेयर करा हर चीज़ को, आपका खर्चा भी तो 40 था ना टोटल। यानी कुछ नहीं, हर आइलो को टोटल के साथ कंपेयर करना है। सर 30,000 50,000 का क्या है 60%, 10,000 क्या है सर 20%, सर 6,000 क्या है 12%, सर 4,000 क्या है 8%। राइट, अब इसको जब बार में डालोगे तो एक बार का 62.5% आएगा फूड पे, सर 20% आएगा क्लोथिंग पे, रेंट पे 12.5%, सेविंग पे 5%। देखो बार तो 100% ही रहेगा ना भाई, बाहर चेंज नहीं होगा। परसेंटेज और इसमें फर्क क्या है भाई, सब डिवाइडेड में। सर सब डिवाइडेड में चेंज हो सकता है क्योंकि उधर अमाउंट का कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ परसेंटेज को कंपेयर कर रहे हैं। सर परसेंटेज से क्या पता चलता है कि भाई कौन कितना ज्यादा परसेंट किस कैटेगरी पे खर्च कर रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि दोनों लगभग लगभग ये जो है फूड पे थोड़ा सा ज्यादा खर्च कर रहे हैं, 60% से ज्यादा अपनी इनकम स्पेंड कर रहे हैं, ये 60% तक ही स्पेंड कर रहे हैं। क्लोथिंग पे ये लोग ज्यादा परसेंट स्पेंड कर रहे हैं इनसे, राइट। रेंट पे ये लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं फैमिली बी से, सेविंग ये लोग कम कर रहे हैं और फैमिली बी ज्यादा कर रही है। बट अगर अमाउंट टर्म्स में देखा जाए भाई साहब फूड का खर्चा फैमिली बी का ज्यादा है, बट परसेंटेज टर्म में कम है भाई, परसेंटेज टर्म में कम है। यही चीज समझा रहा हूँ। अब एक आ गया डिविएशन, ये आ गया डिविएशन। सर डिविएशन जनरली ना प्रॉफिट और लॉस दिखाने के लिए होता है बिजनेस का, ठीक है। होता क्या है, आप एक लाइन बनाते हो और उसमें देखते हो कि कितने डिविएटेड है हम इस लाइन से। मान लो मेरा 2019 में प्रॉफिट था तो मैंने प्रॉफिट बना दिया, 2020 में 200 का प्रॉफिट था तो मैं ऊपर चला गया। सर 2021 में लॉस हो गया तो सर डिविएशन बना दी नेगेटिव साइड पे, इसको बोलते हैं डिविएशन। जनरली प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बनाते हैं, इसमें हम नेगेटिव फिगर्स भी शो करते हैं। सर मेरा लॉस हुआ तो मैं 300 नेगेटिव चला गया, अगले साल प्रॉफिट हुआ मैं 300 पॉजिटिव चला गया। सर फिर 2023 में लॉस हो गया, सर फिर नेगेटिव चला गया। ये कोविड के कारण आया था, बड़ा जोंक डाला था कोविड के कारण, ठीक है। अच्छा एक हो गया ब्रोकन स्केल डायग्राम। इसमें क्या होता है कि सर देखो 2019 में मेरी इंपोर्ट थी 100 की, 2020 में 200 की, 2021 में देखो अनएक्सेप्शनल 4,000, 2022 में 150, 2023 में 250। सर जब मैं फिगरे डालता हूँ ना 50, 100, 150, 200, 250, 300, क्या होता है इसे ऐसे करते करते मुझे 4,000 जाना है भाई साहब, मैं 4 पेज ऊपर पहुंच जाऊंगा 4,000 डालते डालते डायग्राम की। तो क्या करना होता है जब कोई फिगर एक एक्सेप्शनल होती है ना, हम क्या करते हैं उस डायग्राम को तोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोकन स्केल। आपने उस डायग्राम को तोड़ा वहां पे मैक्सिमम फिगर पे और ऊपर एक डब्बा बनाया और उसके ऊपर स्कोर लिख दिया उसका कि 4,000, कि ये डब्बा पूरा बार कहां तक जा रहा है 4,000 से। इसी को बोलते हैं हम ब्रोकन स्केल डायग्राम। डन सर। सर पाई डायग्राम क्या होता है कि सर अगर आपने एक पाई चार्ट बनाया जो कि एक सर्कुलर फिगर होता है जिसका एंगल होता है 360 डिग्री, और उस पर आप डाटा को प्रेजेंट कर रहे हो, यानी सर्कुलर शेप में आप प्रेजेंट कर रहे हो डाटा को। अब सर सर्कल पे कैसे करते हैं, कितना मिनट्स हुआ है सर 27 मिनट्स हुआ है। एक काम करते हैं पाई चार्ट को अगली वीडियो में कवर करते हैं, जिसमें हम पाई चार्ट डिस्कस करेंगे, हिस्टोग्राम डिस्कस करेंगे और पॉलीगन डिस्कस करेंगे और ओजाइव डिस्कस कर देंगे। मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं ओजाइव और हिस्टोग्राम से, वो डिस्कस कर लेंगे और टाइम सीरीज ग्राफ डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा नहीं होगा, इतनी ही एक वीडियो होगी, क्योंकि देखो ज़्यादा लंबी वीडियो बनाओ ना प्रॉब्लम आती है कि यार तुम लोगों की कंसंट्रेशन नहीं बनती और हम काफ़ी फास्ट चलते हैं। तो इधर ब्रेक लो, थोड़ा सा रेस्ट करो, अगली वीडियो आएगी उसमें देखना। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।